सर्व चांगल्या व सकारात्मक विचारांचं वृत्तपत्र व वृत्तवाहिनी सांगली वार्ता संडे स्पेशलच्या भागाचे प्रायोजक आहेत समीक्षा एंटरप्राइजेस, जय भवानी चौक, आरग 9561103555 व मानसी ॲग्री क्लिनिक, ॲग्री बिझनेस सेंटर, पुणे। मानवी संस्कृतीच्या उदयाच्या वेळेपासूनच चित्र हे संवादाचं महत्त्वाचं माध्यम मानलं गेलं आहे। माणूस जेव्हा गुहेत राहायला लागला तेव्हा सुद्धा संवादाचं माध्यम हे चित्र आणि हे चिन्हच तर होती, म्हणजे तो चित्रसंवाद होता। रसिकाच्या काळजाशी कधीतरी केव्हा तरी कुणातरी चित्रकाराचं चितारलेलं चित्र असं अपसूक उभं राहतं, अस्वस्थ करतं। अशीच अस्वस्थ करणारी चित्र प्रभाकर कोलतेंनी साकारली। मूळचा कवितेचा पिंड असणारा हा चित्रकार कधी संवादी बनत राहिला, कधी अपार्थिवाच्या अंगानं मूक होत खुणावत राहिला, रसिकांना भुरळ घालत राहिला। जगण्याचे वेगवेगळे पदर आणि जगण्याचे अनुभव असे काठोकाठ भरून आल्यावर माठ हिंदकळावं तसं हे काव्यमय हिंदकळणं कॅनव्हासवर उघडत राहिलं। बरंचसं शब्दातून सांगता न येणारं, न सांगता आलेलं प्रभाकर कोलतेंनी आपल्या दाट रंगानं रंगवून ठेवलं। भारतीय चित्रकारातील महत्त्वाच्या चित्रकारांतील वरचं असणारं नाव म्हणजे प्रभाकर कोलते। या रविवारी आपण प्रभाकर कोलते यांच्याविषयी आणि त्यांच्या चित्रजाणीवाविषयी समजून घेऊया, खास सांगली वार्ताच्या स्पेशल संडेमध्ये। या भागात आपण उपलब्ध सामग्रीच्या आधारे प्रभाकर कोलतेंची चित्रशैली समजून घेत आहोत आणि पुढच्या भागात आपण थेट प्रभाकर कोलतेंशी संवाद साधून काही प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेणार आहोत। अमूर्त चित्रशैलीतील आपल्या चित्रांचा वेगळा ठसा उमटवणारे आणि अनेक तरुण चित्रकारांना प्रेरणा देणारे एक महत्त्वाचे चित्रकार म्हणजे प्रभाकर महादेव कोलते। त्यांचा जन्म 27 जून 1946 या दिवशी रत्नागिरीमध्ये इंदिराबाई आणि महादेव कोलते या दाम्पत्याच्या पोटी झाला। कोकणातलं वर्दे हे त्यांचं मूळ गाव असलं तरी प्रभाकर यांचे वडील मुंबईतल्या सेंचुरी कापड गिरणीत नोकरी करत होते, त्यामुळे कोलते कुटुंब मुंबईतील वरळीच्या 52 चाळीच्या परिसरात सेंचुरी कापड गिरणीच्या कर्मचारी वसाहतीमध्ये स्थिरावलं। प्रभाकर यांचं शालेय शिक्षण मुंबईतच झालं। प्राथमिक शाळेत असताना दातार मास्तरांमुळे प्रभाकर यांच्या मनात चित्रकलेविषयी आवड निर्माण झाली। पुढे छबिलदास शाळेत चित्रकला शिक्षक म्हणून लाभलेल्या MS जोशी सरांच्या मार्गदर्शनावरून प्रभाकर यांनी 1963 साली JJ स्कूल ऑफ आर्ट मध्ये प्रवेश घेतला। कोलते यांचे मामा देखील उत्तम चित्र काढत। त्यांच्या संस्कारांबरोबरच दलाल, मुळगावकर यांची दिवाळी अंकांवरील आणि पुस्तकांवरील चित्र पाहत कोलते यांची अभिरुची घडत गेली। चित्रकार म्हणून त्यांचं व्यक्तिमत्व घडण्यामध्ये JJ मधलं तत्कालीन वातावरण आणि शंकर पळशीकर यांचं मार्गदर्शन यांचा मोठा वाटा आहे। त्याचबरोबर अंबादास, गायतोंडे, मोहन सामंत यांच्या सहवासानं आणि पाश्चात्य अमूर्त चित्रकार पॉल क्ली यांच्या चित्रांच्या अभ्यासातून त्यांच्या जाणीवा विकसित होत गेल्या। परिणामतः कोलते बाह्य वास्तवापेक्षा अंतरंगातल्या अबोध वास्तवाच्या शोधात रमले आणि विशुद्ध संवेदनांचं अमूर्त विश्व त्यांच्यासाठी खुलं झालं। कविता लेखन, नाटक, संगीत यांची त्यांना मुळातच आवड होती। JJ मध्ये विद्यार्थी असताना नाटकात जाण्याची संधी आणि प्रलोभनही होतं, पण पळशीकरांच्या इशाऱ्यामुळे ते इतर कलांच्या फंदात फारसे पडले नाहीत। आपली सारी सर्जक शक्ती त्यांनी चित्रकलेवरच केंद्रित केली। कोलते यांनी 1968 मध्ये GD आर्ट पदविका प्राप्त केली। 2 वर्ष फ्रीलान्स आर्टिस्ट म्हणून काम केल्यानंतर 1970-71 मध्ये त्यांनी अर्थार्जनासाठी बॉम्बे टाईंग मध्ये टेक्स्टाईल आर्टिस्ट म्हणून काम केलं। टेक्स्टाईल डिझायनर म्हणून जम बसत असतानाच चित्रकार म्हणून आपली घुसमट होईल या भावनेने त्यांनी नोकरी सोडली आणि पुढे 1972 ते 1994 अशी 22 वर्ष त्यांनी JJ मध्ये अध्यापन केलं। या काळात कोलते यांचा चित्रकार म्हणून विकास झाला। त्यांनी अनेक विद्यार्थी घडवले। याच दरम्यान 1979 साली चित्रकार ज्योती देढिया यांच्याशी त्यांचा विवाह झाला। विद्यापीठ हे शिक्षक आणि विद्यार्थी यांनी एकत्रितपणे चालवायची प्रयोगशाळा व्हायला हवी, असं कोलते यांचं मत आहे। चाकोरीबद्ध यंत्रणेला कंटाळून कोलते यांनी 1994 मध्ये स्वेच्छानिवृत्ती घेतली। निसर्गचित्र हे कोलते यांचं पहिलं प्रेम।
विद्यार्थी दशेत निसर्ग चित्रांच्या बाबतीत MS जोशी यांचं अनुकरण करायला त्यांना आवडे. व्यक्तिचित्र असो की निसर्गचित्र, रंगांचे फटकारे एक स्वतंत्र मूळ घटक बनून विविध आकार बांधण्याची क्षमता बाळगून असतात, हे कोलते यांना अभ्यासातून उमगलं. ब्रिटिश अकॅडमिक शैलीतून आलेली निसर्गचित्रांची परंपरा सोडून कोलते रंग आणि आकार यांमध्ये रमले. त्याला पॉल क्लीचा प्रभाव कारणीभूत झाला. वयाच्या 25 पर्यंत मुंबईत ते राहत असलेल्या परिसरातील चाळींच्या इमारती, तिथले जिने, भिंतींवरच्या अस्पष्ट प्रतिमा, रंगांचे ओघळ, बंद दरवाजे, टेकू लावून उभ्या केलेल्या बाल्कन्या, मधूनच दिसणारे अवकाशाचे तुकडे यांच्यामध्ये कोलते यांना त्यांचं नवं चित्र दिसायला लागलं. साधारणपणे 1980च्या दशकातील त्यांच्या चित्रांमध्ये नुसत्या खुणा, चिन्ह, सुलेखनाचे वाटावेत असे फटकारे येऊ लागले. साधारणपणे 1994-95 पासून त्यांची सध्याची शैली प्रस्थापित झालेली दिसते. तैल रंगातील जाड रंगलेपनाबरोबरच ॲक्रेलिक आणि जलरंगात त्यांनी कामं केली आहेत. या त्यांच्या चित्रांमध्ये राखाडी, करड्या अशा अलिप्ततेकडे झुकणाऱ्या रंगांनी व्यापलेलं अवकाश दिसतं. आपल्या दृष्टीला जो दिसतो तो निसर्ग म्हणजे खऱ्या निसर्गाची सर्जनचिन्हे या धारणेतून त्या चिन्हांपलीकडच्या गूढ निसर्गाचं आकर्षण त्यांना वाटत आलं आहे. निसर्गाची सर्जन व्यवस्था त्यांना कला जगताच्या दृष्टीने आदर्श वाटते. त्यांची चित्र शून्यातून वास्तवात येतात. टिंब, रेषा, आकार, पोत, रंग या चित्रघटकांच्या आधारानं कलाकृतींची अंगभूत क्षमता आणि तिची अंतस्थ रचना समजली की मग बाह्य विश्व जिथून उदयाला आलं त्या उगमस्थानाच्या आत या चित्रघटकांच्या सहाय्याने डोकावता यायला हवं, असं कोलते यांचं मत आहे. म्हणूनच ते बाह्य जगातल्या अर्थांच्या कुबड्या न घेता ते जग नाकारून आतल्या जगात प्रवेश करतात. चित्रकला ही एक भाषा आहे, पण तिचं स्वरूप आणि व्याकरण इतर कुठल्याही भाषेवर अवलंबून नाही, अशी त्यांची धारणा आहे. माझी चित्र कृती आहेत, प्रतिकृती नव्हेत. त्यांना फक्त वर्तमानच आहे. ती अवकाश तत्वाने अधिक भारलेली असतात, स्वतःच्याच रंगधर्माने ओथंबलेली असतात, निर्विकल्प असतात, निराकाराला भिडलेल्या आकारासारखी, असं ते ठामपणे म्हणतात. कोलते यांनी केलेलं कलाविषयक लेखन हा त्यांच्यातल्या कला शिक्षकाचाच एक वेगळा पैलू आहे. स्वतःच्या चित्रप्रक्रियेबरोबरच इतर समकालीन चित्रकारांच्या चित्रांविषयी त्यांनी सातत्याने लेखन केले. त्यांनी मौज या दिवाळी अंकासाठी अनेक पाश्चात्य आणि भारतीय चित्रकारांविषयी लेखन केलं आहे. कलेपासून कलेकडे या चित्रप्रवास दर्शवणाऱ्या त्यांच्या पुस्तकाला 2010 मध्ये श्रीमती दुर्गा भागवत पुरस्कार प्राप्त झाला. कलेतील नाविन्य, आधुनिकता आणि अमूर्तता यांचा ते अत्यंतिक पुरस्कार करतात. प्रसंगी ते अन्य प्रकारच्या कला निर्मितीवर कठोर टीकाही करतात. प्रभाकर कोलते यांना 1970 मध्ये बॉम्बे आर्ट सोसायटीचं सुवर्ण पदक, 1971 मध्ये राज्य कला पुरस्कार तसंच 1978 मध्ये इंडो जर्मन कल्चरल सोसायटीचा डॉक्टर लँगहॅमर पुरस्कार प्राप्त झाला. दृककलेतील विशेष योगदानासाठी त्यांना 2010 मध्ये कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानचा जनस्थान पुरस्कार मिळाला. सर्जनशील चित्रकार प्रभाकर कोलते यांची देश विदेशातील अनेक ठिकाणी चित्रप्रदर्शनं झाली. कला निर्मिती इतकंच रसिक आणि विद्यार्थ्यांची अभिरुची जोपासण्याला महत्त्व देणारे प्रभाकर कोलते यांची प्रतिमा चिंतनशील चित्रकार अशीच आहे.
My painting is just a painting, nothing more or less than that. I believe in seeing real and not the reality. As reality produces ugly pleasure, but the real sprouts a beauty. नमस्कार। आपने जो प्रश्न पूछे थे उनके जवाब मैं देना चाहता हूं और इसमें मेरी मदद कर रहे हैं। आपके प्रश्न को ध्यान में रखते हुए कुछ और भी प्रश्न हमने क्रिएट किए हैं और उसको मद्देनजर रखते हुए मेरे दोस्त अजीज दोस्त संजय सावंत वो भूमिका निभाएंगे प्रश्न पूछने की और मैं आपको जवाब दूंगा। तो आपका पहला प्रश्न क्या है? आप किन विचारों और विषयों की पेंटिंग करते हैं सर? देखो, विषय पर पेंटिंग करना तो ये पास्ट हो गया। जब हम सीखते थे तब हम विषय को लेकर पेंटिंग करते थे, क्योंकि वो विषय दिए जाते थे। पढ़ाने की वो एक सोच उस तरह की थी कि बच्चों को यानी स्टूडेंट को विषय देने चाहिए, फिर वो पेंटिंग करेंगे। तो हमारी समझ भी ऐसी होगी कि अरे विषय लेके पेंटिंग करना है, लेकिन वो तब की समझ थी। लेकिन जब हमारा एजुकेशन खत्म हुआ आर्ट का, यानी 5 साल डिप्लोमा करने के बाद जब हम बाहर आए और औरों की पेंटिंग देखने के बाद मुझे लगा कि इनको विषय कौन देता है। तब पता चला कि इनके विषय वो खुद ही ढूंढते हैं, तो हमें कैसा कहां से ढूंढेंगे। तो फिर ये भी पता चला कि जीवन इतना बड़ा है, उसमें काफी सारे प्रश्न हैं, काफी सारे विषय हैं, तो क्या उसको लेके काम करना चाहिए। तो हमने कर दिया। जैसे कि डेथ ऑफ ए पोएट, ये विषय था। मैंने एक पोएट की डेथ देखी थी और उसको इमेजिन करते हुए मैंने डेथ ऑफ ए पोएट बनाया। लेकिन ये ऐसे करते करते ऐसा चला, फिर क्या हम यही करने का पेंटिंग बन सकते हैं। जब हमने पॉल क्ले का पेंटिंग देखा, रोथको का पेंटिंग देखा, तो वहां तो कोई विषय नहीं है। तो मुझे लगा कि बिना विषय भी पेंटिंग कर सकते हैं। तो विषय और विचार जब इस दुविधा में हम गिरते हैं, तब हमें पता चलता है विषय तो इजीली अवेलेबल है सब जगह। चाहे आप नेचर में देखो तो आम का पेड़ अलग है पीपल के पेड़ से, औरत मर्द से अलग है। तो हर चीज में ऐसे कितने विषय है जो हम पेंट कर सकते हैं। यानी विषय बहुत है, हमारा जीवन कम है। तो क्या हम विषय पेंट करते ही निकल जाएंगे क्या? तो नहीं। सारे साइंटिस्ट देखो, सारे कवि देखो, और भी उधर के जब मैं पेंटर देखता हूं तो विषय को उन्होंने भी विषय से शुरू किया, लेकिन उन्होंने अंत में विषय नहीं पेंट किया, उन्होंने विचार पेंट किया। तो विषय और विचार ये दोनों मेरे ख्याल से एक ही सिक्के के दो बाजू हैं। तो उसमें से एक बाजू तो हमने समझ ली थी अपने अभ्यास के दौरान, तो लेकिन दूसरी जो बाजू है वहां आने के लिए थोड़ा देर लगा, उसमें काफी साल चले गए। वो ये हुआ कि जब मैंने सोचा कि हमें विषय नहीं पेंट करना है, हमें विचार पेंट करना है। जैसे सेजा का विचार था कि उसने सब जो नेचर था उसमें उसने ज्योमेट्रिकल शेप देखे और वो ज्योमेट्रिकल शेप पेंट करने लगा। सारी वस्तुएं उसने ज्योमेट्रिकल शेप में पेंट करनी शुरू कर दी। तो ये उसका विचार था। तो ये विचारधारा मेरी क्या है? तो ऐसा कुछ एक प्रसंग हुआ जिसके कारण वो विचारधारा से मेरा पहचान हो गई और मैंने तब से सोचा कि लोग देखकर पेंट करते हैं, मैं पेंट कर देखना चाहता हूँ। तो मेरा विषय तो इस तरह से होगा कि ये विषय इसको बोल ही नहीं सकते, क्योंकि मुझे क्या पेंट करना है ये मैंने पहले तय नहीं किया विषय की तरफ। मैंने ये सोचा कि लोग देखकर पेंट करते, मुझे पेंट कर देखते हैं। तो ये मेरा विषय तो ज्यादा व्यापक हो गया। इसको अगर आप विषय कहना चाहते हैं तो व्यापक इतना हो गया कि वो विचार की तरफ आ गया। तो मेरा विचार यह है कि मैं पेंट पहले करूंगा और बाद में सोचूंगा क्या। तो विचार मेरा यह है कि मैं पेंट करके देखना चाहता हूं और वो मैं देख दिया है। सर, आप इस विचार तक आने का जो आपकी पूरी यात्रा है, हाँ। तो आप यात्रा के दौरान आपके ऊपर किन किन कलाकारों का प्रभाव रहा या आपकी शिक्षा कैसे रही, ये दृष्टिकोण तक
पहुंचने का आपका पूरा प्रयास कैसे रहा? बिल्कुल, यानी इसमें बहुत सारा वक्त गया है, बहुत सारा पानी बह चुका है। जैसे कि मेरे ख्याल से मैं फाइनल ईयर में था, तभी हम एक लैंडस्केप करने के लिए एक टीम 10-12 लड़के हम एक जगह पे गए थे बारिश के दिनों में, और कारला बाजा जो लोनावली के पास है, और उधर एक केव है और उधर एक बहुत अच्छा वाटरफॉल था। तो वहां जाते ही सब लोग अपना काम करने के लिए अपनी जगह लेके बैठ गए और उन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन मुझे करने की इच्छा नहीं हुई ऐसा कुछ। मुझे वो वाटरफॉल इन्वाइट कर रहा था, बार बार बुला रहा। अरे तो मैं सीधा जाके वाटरफॉल के नीचे बैठकर स्नान किया, बहुत आनंद लिया। लेकिन मन में ये प्रश्न था कि मैं जिसके लिए आया हूँ, जिस काम के लिए, वो तो मैं कर नहीं रहा हूँ और मुझे छोड़कर बाकी सब वो कर रहे हैं। तो मन में प्रश्न उठा, शायद मैं चित्रकार नहीं हूँ, क्यों नहीं मुझे औरों के जैसा लगता है। हाँ, मैं और वो मेरे दोस्त भी बोले, क्या तू इधर काम करने के लिए आया या मजा करने के लिए आया? तब मेरे दिमाग में ऐसा आया कि यस, शायद मैं पेंटर नहीं हूँ और ये सारे पेंटर हैं। लेकिन तब भी लगा कि शायद ये पेंटर नहीं और मैं पेंटर हूँ। और ये विचार बहुत प्रबल हो गया मेरे दिमाग में, और मैं घर पे आकर 2-4 लैंडस्केप बना दिए मेमोरी से। दूसरे दिन दिखाया तो वो लोग भी चौंक गए कि अरे तू उधर तो किया नहीं काम, लेकिन बहुत अच्छा किया, यानी वो रिजेंबल लाया उसमें। तो तभी मेरे मन में आया कि यस, ये सब लोग देख कर पेंट कर दे, मैं पेंट करके देखूंगा। और वहां से ये विचार जो शुरू हुआ, उस विचार को, उस पौधे को पानी या खत देने की चेष्टा मेरे गुरुजनों ने की है। जैसे कि मेरे जो मैं जिनको मेंटर कहता हूँ, मुझे जिन्होंने आर्टिस्ट बनाया, मुझे जिन्होंने ज्ञान दिया, वो पलसीकर साहब ने काफी कुछ इसमें योगदान दिया है मेरे जीवन में। और जब मैं पॉल क्ले का पेंटिंग देखा तो मुझे लगा कि ये आदमी जो मैं सोचना चाहता हूँ उस तरह से सोच रहा था, और उसका काफी मैंने अध्ययन किया और मुझे लगा कि यस, मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है। ये विचार को लेके कि देखकर पेंट करने के अलावा पेंट करके देखना, ये जो विचार मेरा है उसको मैंने आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो उसके ऊपर ये सारे पलसीकर साहब का इन्फ्लुएंस था, गायतुंडे का था, सामंत का था, हुसैन का था। चाहे वो मेरी सोच जैसा सोच उनकी है या नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे। उनकी पेंटिंग जो है इतनी स्ट्रांग थी कि उसमें कुछ तो एस्पेक्ट जो मुझे बढ़ावा दे रहे थे वो थे, इसलिए उनका सामंत का तो सामंत, पलसीकर, गायतुंडे और रजा, इनका तो बहुत ही इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर तभी था। सर, अभी जैसे आपने बताया कि आपका विचार जो है, तो जो विचार शुरू हुआ वही विचार आपका अंत तक चलते रहेगा कि इस दरम्यान नया कुछ सोच, नया विचार कुछ आ रहा है? हाँ, कहा कि ये मेरा फंडामेंटल थॉट, हाँ, ये मेरी नींव है मेरी सोच की, कि मैं पेंट कर कर देखना चाहता हूँ। ये सोच है मेरी नींव, यानी मेरी सोच की नींव है। तो वो तो हमेशा रहेगी, नींव को हटा नहीं सकता, लेकिन उसमें जरूर कुछ ना कुछ बदलाव आते गए हैं। और अभी इस वर्तमान में ये जरूर कहूंगा मैं कि भाई माई पेंटिंग इज समथिंग आउट ऑफ नथिंग एंड नॉट ऑफ समथिंग। ये उसका एक्सटेंशन है। इसके आगे और क्या होगा पता नहीं मुझे, मैं आगे की सोचता ही नहीं हूं, मैं अभी की सोचता हूं। और मेरे ख्याल से पेंटिंग को कोई विषय, शायद ऐसा भी हो सकता है कि विचार से भी मैं अलग हो जाऊंगा, हो सकता है। और जैसे कि हम सोते हैं, नींद आती है, सो जाते हैं, नींद खुल जाती है, उठ जाते हैं, हमें लगता है हम स्नान करें, कभी लगता है नहीं करें, लगता है अभी भूख लगी है खाएं, प्यास लगी है पिए, घूमना चाहते हैं, टहलना चाहते हैं, टहलते। इस तरह की जिस तरह से हम जीता है तो उसमें जो विचार मन में आता है वो हम करते हैं। तो शायद मेरी आगे की सोच ऐसी होगी कि मैं ऐसा कोई विचार भी लेके पेंटिंग नहीं करना चाहता। अगर ये मेरी नींव है कि मैं पेंट करके देखना चाहता हूं, तो शायद मैं पेंट करूं और बाद में मेरा विचार देखूं उसमें। लेकिन मेरा पेंटिंग कोई विषय को लेकर कभी भी नहीं होगा, इतना मैं जरूर कहता हूं।
विषय को लेकर मैं कभी पेंटिंग करता सर, जैसे कि आप बहुत सारा लिखते हैं कला के बारे में, हूँ। तो एक चित्रकार के लिए लेखन कितना महत्वपूर्ण है? नहीं, चित्रकार के लिए लेखन महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे अच्छा लगता है, मैं शिक्षक रहा हूँ इसलिए मैं लिखता हूँ। लेकिन एक आम चित्रकार के लिए लिखना जरूरी नहीं, लेकिन पढ़ना जरूरी है। उसने पढ़ना चाहिए और चित्रकारों के बारे में, उनकी प्रोसेस के बारे में, उनकी सोच के बारे में पढ़ना चाहिए। अभी ये बात अलग है कि भाई यहाँ लिखा नहीं जाता उतना जितना यूरोप में लिखा जाता है। यूरोप इतना क्यों हावी हो जाता है हम पर? क्योंकि वहां लिखने वाले इतने हैं जितने चित्रकार हैं। यानी अगर उनको आप देखेंगे तो आपको लगेगा अरे जितने चित्रकार है उतने ही लिखने वाले हैं। यानी लिखना भी वहां एक चित्रकार जितना महत्वपूर्ण है उतना लिखने वाला महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ तो लिखने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये शायद इसके कारण नहीं, लेकिन मुझे शुरू से लिखना अच्छा लगता था और मैं शिक्षक होने के नाते मैं कुछ चीजें लिखकर अपने आप को बताकर बाद में लोगों को बताता था उसकी जो क्या सच है, उसमें जो लिखा है वो सही है नहीं। और मुझे लिखकर भी पढ़ाना अच्छा लगता था, इसलिए लिखा। फिर भारतीय पूरा जो कला का लेखन जो है, तो उसका स्वरूप किस तरह से फंस गया है कि कौन सी चीजों की उणिवा है उसमें? नहीं, हमारे जो लेखक है यानी वो सारे मेरे मित्र में समझता हूँ, लेकिन इसको वो शायद बहुत सीरियसली ले। मैं जो कह रहा हूँ वो जो लिखते हैं ना, क्योंकि उन्होंने चित्रकला का कोई शिक्षण नहीं लिया। वो शायद एमए इन लैंग्वेजेस अलग अलग, इंग्लिश में या मराठी में, हिंदी में एमए करके वो यहाँ आए हैं और लिखते हैं। वो लिखना तो हमारे से अच्छा जानते हैं, लेकिन क्या लिखना, ये जो प्रश्न हम अपने आप को पूछते हैं कि क्यों पेंटिंग करना चाहिए, कैसा पेंटिंग करना चाहिए, क्या पेंटिंग करना चाहिए, वो प्रश्न वो नहीं पूछते शायद अपने आप। इसलिए हमारे आज भारत में कितने लोग लिखने वाले, मैं बहुत विश्वास से कहता हूँ 10 से ज्यादा लोग नहीं है। इतना बड़ा देश और सिर्फ 10 लोग लिखने वाले, वो भी कोई एमए इंग्लिश या मराठी या हिंदी करके आए हुए, चित्रकला का शिक्षण लेके वो यहाँ नहीं आए, या वो यहाँ आए शायद वो लिखने से उनको कुछ आर्थिक लाभ मिलता है, वो प्यार से इसमें आए ऐसा मुझे नहीं लगता। और जैसे कि हर्बर्ट रीड ये खुद पोएट था, लेकिन वो उसने पोएट्री को बाजू में रख के उसने इसमें योगदान किया, क्रिटिसिज्म। जॉन बर्जर भी एक पोएट है, लेकिन उसने वो बाजू में रख के यहाँ उसने लिखा है। तो इस तरह के कोई लेखक जो डेडिकेटेड हो आर्ट के लिए, ऐसा मुझे नहीं लगता। इसलिए शायद इसी के कारण हमारे यहाँ समीक्षा नहीं है अच्छी, और समीक्षा होती तो शायद हमारी चित्रकार और भी तेज और अच्छा काम करते। तो आपको क्या लगता है सर कि भारतीय जो चित्रकला है उसका स्थान संबंध अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या है आज के तारीख में? नहीं, मुझे ये प्रश्न इतना कुछ जरूरी नहीं लगता। ये स्पर्धा की बात होगी। अभी अगर हमें पता है कि पेरिस का स्थान पहला नंबर है, तो क्या हम ये क्या कोई खेल नहीं है ना, ये कोई स्पर्धा नहीं है। हमारा स्थान जो हमारा है वही रहे, वो पहला है या 10वां है, इसमें मेरे को दिलचस्पी नहीं है। हमारा स्थान हमारा हो, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट। अमेरिका इज अमेरिका, फ्रांस इज फ्रांस, ब्रिटिश इज ब्रिटिश। हाँ, तो उसी तरह से इंडिया होना चाहिए, यही हमारा स्थान। हमारा स्थान से कोई हमें नहीं हिला, ऐसा हमारा स्थान होना चाहिए। तो भारतीय चित्रकला में भारत का स्थान भारत के जैसे ही होना चाहिए। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि युवा पीढ़ी का उसमें बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग लेवल पे होना चाहिए। बिल्कुल, यानी युवा पीढ़ी का क्यों, सब लोगों का ऐसा काम होना चाहिए कि वो भारतीय लगे और वो जातीय स्तर पर भी अप्रिशिएट हो। जैसे कि पिकासो ने कुछ भारत को इम्प्रेस करने के लिए पेंटिंग नहीं किया ना, भारत को या मलेशिया को या जापान को या ब्रिटेन को इम्प्रेस करने के लिए नहीं किया। तो हमें भी ऐसे किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं करना। वेस्टर्न आर्टिस्ट ने ऐसा नहीं किया, पॉल क्ले या कैंडिंस्की या कोई मातिस, उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो हमें क्यों करना चाहिए कि हमारे हम जहां हैं वहां अच्छा काम करें तो हमारा स्थान आपको ही मिल जाएगा। बुद्ध का किसने स्थान दिया उसको? बुद्ध को क्या अमेरिका ने स्थान दिया या यूरोप ने स्थान दिया?
अब बुद्ध ने अपना स्थान अपने आप बनाया, ऐसा स्थान हमें बनाना चाहिए। तो जो उत्तर प्रदेश से भी काफी चित्रकार काम कर रहे हैं, तो उनका जो भी कुछ कंट्रीब्यूशन है आर्ट में, तो आपको उसमें से कौन से आर्टिस्ट लगते हैं कि जिनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा अच्छा है? अभी ये तो प्रश्न तो यानी मुझे तो इतना बात करने के बाद गलत लगता है। अभी उत्तर प्रदेश की मत सोचो, उत्तर प्रदेश में भारत है, भारत में उत्तर प्रदेश है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कितना भारत है ये पहले देखो, तो आप एक उत्तर प्रदेश का भारत में क्या स्थान है आपको पता चलेगा। हम ऐसी सोच रखेंगे कि मेरा स्थान भारत में क्या है, फिर मेरा स्थान विश्व में क्या है, फिर मेरा स्थान अंतरिक्ष में क्या है। इसके लिए आपको एक छोटा सा एक किस्सा बताता हूँ। एक दिन मैं एक नेहरू प्लानिटोरियम में एक एग्जीबिशन देखने गया, वहां एक बड़ी फोटोग्राफ लगाया था। वो हमारी अंतरिक्ष की फोटोग्राफ थी, हमारी जो गैलेक्सी है उसका। और उस गैलेक्सी में वो फोटोग्राफ बता रही थी कितने सारे अनगिनत सूरज है, अनगिनत सन्स, और उसमें एक जगह यानी हमारी जो सूर्य मालिका है वो इतने बड़े फोटोग्राफ में वो दिखाई नहीं दे रही थी। उन्होंने सिर्फ अंदाज किया था कि यहाँ कहीं तो होगी, ऐसा करके वहां उन्होंने सर्कल बनाया था कलर पेन से, कि यहाँ कहीं तो है, कहीं तो है। यानी वो इतनी बड़ी गैलेक्सी में हमारे सूर्य को स्थान नहीं है और हम स्थान के लिए झगड़ रहे। ये बहुत हास्यास्पद लगता है मुझे। तो तभी से तो एटलीस्ट मैंने मेरे स्थान की चिंता नहीं की। जहाँ मेरे सूरज को स्थान नहीं है उधर मेरे को क्या मिलेगा स्थान, ये स्थान की बात नहीं। ये सोचने की ये तारतम्य रखने की बात है कि अगर सूरज को स्थान नहीं तो हमें स्थान के लिए कुछ झगड़ा नहीं करना चाहिए, उसके लिए कुछ अपना जीवन नहीं व्यतीत करना चाहिए। हमें यही सोचना है कि मेरा और सूरज का रिलेशनशिप, मेरा मेरे सूरज से रिलेशनशिप का है, मेरे चांद से रिलेशनशिप है। इनको तो कोई मेरे को तो दिखाई देता है ना, ये लोग शायद वो फोटोग्राफ में नहीं हो उनको कोई स्थान, लेकिन मेरे जीवन में तो उनका स्थान है। इन तारों कितने अनगिनत तारे, इनका स्थान है। और जैसे ऊपर ये जीवन है उस तरह से नीचे भी कितने सारे लोग हैं, कितने सारे पेड़ है, कितने सारे पंछी है, कितनी सारे बातें हैं, उनसे मेरा रिलेशन क्या है, वहां मेरा स्थान क्या है, ये मैं जरूर देखता हूँ। तो इतने बड़े स्थान के बारे में चर्चा करने के बाद तो पुरस्कार जैसी चीजें तो मामूली हो गई। अरे मैंने पुरस्कार तो ये जैसे कि आपको एक वो प्रतीक है, आपको संदेश है वो कि भाई पुरस्कार मिला, उसे हवा में नहीं जाना, अपने पांव जमीन में रखो और जो सोच रहे उसको और तेजी से और दृढ़ता से सोचो। सर, आपके प्रवास में आपने आपके पुरस्कार के बारे में भी एक छोटी सी पर्सिकर सर और आपका एक उदाहरण बताया था। यानी मुझे बहुत उम्र में कम था मैं, यानी 26 साल का होगा, और मुझे गोल्ड मेडल मिला था बॉम्बे आर्ट सोसाइटी। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी तो एटलीस्ट भारत में बहुत बड़ी संस्था, कला की संस्था है, और उनका गोल्ड मेडल मिला था। तो बस वो जैसे कि जो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि ज़मीन पर हो, मैं तो ज़मीन से कितने फीट ऊपर था वो मुझे ही मालूम है। हाँ, इतनी बड़ी हवा मेरे दिमाग में चली गई थी। और मेरे जो मेंटर, जो मैं कहता हूँ मेरे टीचर, मेरे गुरु पलसीकर साहब को ये नज़र में आया होगा। तो एक दिन उन्होंने पूछा, अरे तू क्या क्या करे गोल्ड मेडल का? तो मैं चौंक गया कि ऐसा क्यों पूछ रहे सर, और क्या करना चाहिए गोल्ड मेडल का? तो मैंने बोला वो तो मेरे पिताजी लेकर घूमते हैं, उसके साथ जो पेपर कटिंग है उसको दिखाते अपने दोस्तों को, देखो मेरे बेटे को गोल्ड मेडल मिला। तो मेरे को कुछ उसका नहीं यानी मीनिंग नहीं पता चला उनके प्रश्न का। तो मेरा कुछ उत्तर आने के पहले बार मैंने क्या किया मालूम है, मैंने उसको दूसरे दिन मेल्ट करके मेरे बेटे को चेंज कर दी। तो मैं शॉक हो गया कि क्या सचमुच ये कह रहे हैं? तो सर तो झूठ नहीं बोलेंगे, ये तो मुझे मालूम था। तो बोला ये क्यों ऐसा बोला? ये सोचते सोचते घर गया, मेरे पिताजी बोला वो मेडल दो मुझे। बोले क्यों? वो मुझे बेल्ट करनी है। क्यों बेल्ट करनी है? पर्सिकर साहब ने की, और वो उसका कुछ मैं मम्मी को कुछ बनाऊंगा। तो बोले पहले पर्सिकर बना और बाद में बेल्ट कर। तो मैंने बात नहीं किया, चलो ये मेल्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं समझ गया सर का क्यों ये कह रहे हैं।
मैंने वो गोल्ड मेडल का पेंटिंग तभी कोई खरीद नहीं रहा था, किसी का पेंटिंग गोल्ड मेडल हो या प्लैटिनम मेडल हो, तो मैंने उसको नीचे उतारा और उसके ऊपर दूसरा पेंटिंग करके मैंने इस तरह से सिंबॉलिक तरह से मेरा मेडल मेल्ट कर दिया। और मुझे पता चला तभी ये करने के बाद कि सर ने ये क्यों कहा होगा। शायद मैं भी अपने आप को देखता हूँ कभी कभी, विवेचन करता हूँ अपने आप का और अपने आप को क्रिटिसाइज भी करता हूँ, तब मुझे लगता है कि हाँ कुछ तो हवा मेरे दिमाग में गई थी, वो सर को निकाली और मैं ज़मीन पे आ गया, तभी से मैं ज़मीन पे। सर जैसे कि आपने अभी ये जो उदाहरण बताया, तो आज की तारीख में जो कला का व्यापार है, मार्केट है और पब्लिसिटी है, सब आर्टिस्ट लोग जो है इतने प्रेशर में काम कर रहे हैं कि हर एक को बड़ा होना है। तो ये जो पूरा मार्केटिंग ट्रेंड जो बन गया है, तो उसके ऊपर आप क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? ये मार्केटिंग ट्रेंड ऐसा क्यों बना? क्योंकि आर्टिस्ट वीक हो। आर्टिस्ट अगर कमजोर नहीं होता तो मार्केट क्या करते थे? ये मार्केट क्या तभी नहीं था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में या अकबर के टाइम में? लेकिन तभी आर्टिस्ट स्ट्रांग था, मार्केट नहीं स्ट्रांग। अभी आर्टिस्ट मार्केट स्ट्रांग हो गया ऐसा नहीं मैं कहूंगा, आर्टिस्ट भी वीक हो गए और इसके कारण ऐसा बोल गया कि जो बेचे वो कला, जो नहीं बेचे वो बोझ। अच्छा, तो फिर अभी जो वीडियो आर्ट, इंस्टॉलेशंस, ऐसे 3D आर्ट, ऐसे अलग अलग ट्रेंड हो रहे और उसमें कहा जाता है कि इंडियनेस कितना है और जो आर्टिस्ट है वो ज्यादा करके इस प्रकार के आर्ट करके कोई इंटरनेशनल की एक अलग सोच आ रही है, तो इसमें बहुत युवा पीढ़ी कंफ्यूज है। नहीं तो युवा पीढ़ी को सोचना चाहिए। आप देखिए, आप मैं बहुत घुमा नहीं, लेकिन जो भी घुमा हूँ, अगर मैं फ्रांस जाता हूँ तो वहाँ फ्रेंच बोली जाती है और उनका काम में वो रिफ्लेक्ट होता है फ्रेंच कल्चर। जर्मनी में जर्मन कल्चर रिफ्लेक्ट होता है, पोलैंड में पोलिश कल्चर रिफ्लेक्ट होता है, नॉर्वे में नॉर्वेजियन, हाँ स्वीडन में स्वीडिश, अमेरिका में अमेरिकन, मलेशिया में मलेशियन, जापान में जापानीज, चाइना में चाइनीज। सिर्फ हमारे ही देश में ऐसा इन्फ्लुएंस क्यों है कि वो वेस्टर्न लगे? क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, आर्टिस्ट एक तो वीक हो गया है और जैसे मैंने कहा कि वो विषय पेंट करना चाहता है और वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहता विषय के जरिए। एक रह गया कि विषय और विचार के बीच में एक जो स्टेज है, वो विषय को एक्सप्रेसिव करना, विषय के जरिए खुद को एक्सप्रेस करना वो चाहता नहीं है। वो सोचता है कि क्या बेचा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जीने से ज्यादा महत्वपूर्ण जिंदा रहना होता है। हमारे देश में जिंदा रहना हम ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं और जिंदा अच्छा शौक से रहना है, जीने का कोई सोच ही नहीं। पेंटिंग क्यों करना चाहिए, उसमें सारे मूल जो है वो उसमें है कि पेंटिंग क्यों करना है। अगर इसका जवाब आपको देखना है तो पेंटिंग क्यों करना चाहिए, इसका जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा, तब आपको जाके पता चलेगा कि जीना क्यों। और ये फिर जो सब माध्यम है, वीडियो, हाँ, फिर इंस्टॉलेशन, तो उसका आप जहां तक मूल स्वरूप को नहीं जानते तब तक ये सब चीजें जो है, हाँ, क्योंकि वो उधर से आई हुए है और उधर वो सही जगह पे है। वहां का आदमी हर दिन नया कुछ तो करने की सोचता है और वो तभी ये नहीं सोचता है कि इंडिया में क्या होता है, चाइना में क्या होता है या पेरिस में क्या होता है। वो जहां है वहां वो सोचता है और उसको अपनी पहचान बनानी है। पहचानने आई कार्ड नहीं, यानी उसको अपना कुछ इतना महत्वपूर्ण लगता है कि मैं कुछ ऐसी चीज बनाऊं जो सिर्फ मेरी हो। जैसे आप किसी व्यक्ति को प्रेम करते हैं, प्रेम करने का यानी क्या करना है, एक व्यक्ति को करते या किसी चीज के ऊपर करते, उस चीज को पूरी तरह से अपना बनाना यानी प्रेम करना। तो इस तरह से हमारे यहाँ चित्रों को पूरी तरह से अपना बनाना ही नहीं चाहते लोग, तो इसलिए वो जो रेडीमेड बन रहा है उसको लेते हैं, उसके और अपना लेबल लगा देते हैं कि मैंने बनाया, लेकिन उसमें मेरा क्या है ये सोचने की उनको शायद जरूरत नहीं महसूस होती। सर एक आखिरी का सवाल, हाँ। कि अभी की जो युवा कलाकार है, तो युवा कलाकारों को आप क्या सोचकर जाने की एक और भी सक्षम संदेश देना चाहते हैं?
नहीं, उन्होंने ये सोचना चाहिए कि ये पेंटिंग कोई खेल नहीं है, ये मजाक नहीं है, ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ी सीरियस बात है। वैसे तो हर चीज सीरियस है, हर चीज, यानी खेल भी, ये खेल नहीं है, चित्र करना खेल नहीं है, लेकिन खेल भी सीरियसली लेना चाहिए। ये मैं ऐसा नहीं आया खेल क्या है, नहीं, खेल भी सीरियसली लो तो आप सचिन तेंदुलकर बनोगे, पेंटिंग को सीरियसली लो आप गायतोटी बनोगे या हुसैन बनोगे। ये जरूरी नहीं कि हुसैन गायतोटी बनना है, मुझे ये कहना है कि आप क्या है वो बनो, आप क्या बनना चाहते हैं। आप अगर बड़ा आदमी बनना चाहते हैं वो भी, उसके भी मार्ग है, लेकिन आप एक अच्छा अपने आप को पहचान के पेंटिंग करना चाहते हैं और पेंटर बनना चाहते हैं तो अलग मार्ग है। तो वो मार्ग आप आजमाइए और अपने आप को ढूंढिए, अपना पेंटिंग बनाइए और पेंटिंग को, आप पेंटिंग से क्या आपको मिलता है ये मत सोचिए, पेंटिंग को क्या दे सकते हैं ये सोचिए। धन्यवाद सर। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।